हाँ जी बच्चों, कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंस शेयर के मैंने ये फॉर्मूले बताए थे आपको लास्ट लेक्चर में। समझ में आ रही है बात या नहीं आ रही है? अब उसी को ही हम आगे चलते हैं, क्वेश्चंस लेके चलते हैं कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंस शेयर के हम क्वेश्चन कि क्वेश्चंस कैसे अटेम्प्ट होंगे। राइट, वही फॉर्मूले अप्लाई करने हैं। सुनो, इलस्ट्रेशन 5.1 का आपको याद है, थर्ड और फोर्थ पार्ट हम ऑलरेडी करवा चुके हैं। हमारे पास कौन सा पार्ट रह गया है? फर्स्ट और सेकंड। तो अब हम उसकी तरफ बढ़ते हैं, क्योंकि थर्ड और फोर्थ पार्ट था कॉस्ट ऑफ डिवेंचर से रिलेटेड। हाँ, फिफ्थ भी था कॉस्ट ऑफ डिवेंचर से रिलेटेड, वो हम करवा चुके हैं। मतलब कुछ पार्ट हम पहले करवा चुके हैं जो कि कॉस्ट ऑफ डिवेंचर से रिलेटेड था, और कुछ पार्ट अभी बाकी हैं जो कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंस शेयर से रिलेटेड है। तो हम उसकी प्रैक्टिस करेंगे कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंस शेयर की। प्लीज मुझे बताओ, फर्म पे टैक्स एट द रेट ऑफ 30%। कितना पे करिए टैक्स? 30%। कंप्यूट आफ्टर टैक्स कॉस्ट ऑफ कैपिटल इन फॉलोइंग केस। 14.5% प्रेफरेंस शेयर। प्रेफरेंस शेयर है, कौन से शेयर हैं? और डिविडेंड रेट है 14.5%। मुझे सिर्फ इतना बता दो, ये रिडीमेबल है कि इरिडीमेबल है? इरिडीमेबल। व्हाई? एन इज नॉट गिवन। इस क्वेश्चन में कहीं भी एन गिवन नहीं है, दो ही चीजें गिवन है, प्रेफरेंस शेयर और डिविडेंड रेट। तो रिडीमेबल है या इरिडीमेबल है? इरिडीमेबल, क्योंकि एन इज नॉट गिवन। इशू प्राइस या पी जीरो गिवन है? क्या इशू प्राइस गिवन है कहीं पे? नहीं। क्या पी जीरो गिवन है? नो। इशू प्राइस और पी जीरो इज नॉट गिवन। नॉट गिवन ना, तो क्या फॉर्मूला लिख रखा है नॉट गिवन में? डिविडेंड रेट। तो क्या फॉर्मूला है इसका? डिविडेंड रेट। और डिविडेंड रेट हमारा कितना है? 14.5%। हो गया बस। समझ में आ रही है ना बात? इसमें कुछ और करने की जरूरत नहीं है। अगला क्वेश्चन करोगे जब आपको समझ में आएगा मैं क्या कह रही हूँ। सुनिए ध्यान से, अच्छे से समझ में आएगा। समझ में तो यहाँ भी आ गया होगा, क्योंकि जितना ज्यादा प्रैक्टिस करते जाते हैं उतना ही ज्यादा समझ में आता है। ठीक है, तो ये देखिए, ये हमने फॉर्मूले दोबारा डाल दिए इसमें। ये रे फॉर्मूले, ये था ना कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंस शेयर का फॉर्मूला, है ना? मैंने पहले ही सेव करके रख लिया था आप लोगों के लिए, क्योंकि बार बार कॉपी ना करना पड़े। और ये हमारा क्वेश्चन था। ये हमारा क्वेश्चन था। इसका मैं थर्ड और फोर्थ पार्ट तो पहले ही करा चुकी हूँ, थर्ड पार्ट पहले करा चुकी हूँ। और अब मैं कौन सा पार्ट करवाऊंगी बताओ? और कौन सा पार्ट है प्रेफरेंस शेयर का? देखो, अगर मैं इसमें बात करूं ना, अगर मैं इसमें बात करूं तो हमारा जो है 4 पार्ट है इस क्वेश्चन के, 4 नहीं 6। इसमें मैंने पहला पार्ट आपको करा दिया क्योंकि प्रेफरेंस शेयर का था। सेकंड पार्ट मैंने करा दिया क्योंकि वो डिवेंचर का था, बॉन्ड्स मतलब डिवेंचर, वो भी करा दिया। थर्ड पार्ट मैंने करा दिया क्योंकि वो भी डिवेंचर का है, बॉन्ड्स मतलब डिवेंचर। फोर्थ पार्ट अभी कराना बाकी है क्योंकि कॉमन शेयर यानी कि इक्विटी शेयर का है। समझ गए या नहीं समझ गए? अब हम कौन सा पार्ट करेंगे इसमें? फिफ्थ पार्ट। कौन सा पार्ट? फिफ्थ। और सिक्स मैंने करा दिया, सिक्स मैंने करा दिया क्योंकि वो भी डिवेंचर का है। मुझे सिर्फ इसमें फिफ्थ पार्ट कराना है, और फोर्थ पार्ट रह जाएगा वो बाद में कराऊंगी क्योंकि वो इक्विटी शेयर का है। समझ में आ रही है ना बात? डिवेंचर में वाले मैं पार्ट ऑलरेडी करवा चुकी हूँ, प्रेफरेंस शेयर वाले करवाने लग रही हूँ, और इक्विटी शेयर वाले बाद में कराऊंगी। अंडरस्टूड? तो प्लीज अब ध्यान से देखिएगा क्या बोल रहा है ये फिफ्थ पार्ट। ये है ना प्रेफरेंस शेयर, दिस इज योर फिफ्थ पार्ट। आरपी रस्तोगी बुक है, उसके क्वेश्चन सही है, आप भी ले लीजिए। 5 का फिफ्थ पार्ट। 14% प्रेफरेंस शेयर, यानी कि डिविडेंड रेट कितना है? 14%। ओके, ऑफ 100 ईच, यानी कि फेस वैल्यू कितनी है? 100। इशूड एट 5% प्रीमियम। कितने प्रीमियम पे इशू है? 5%। इशूड एट 5% प्रीमियम। रिडीमेबल एट पार। रिडीम किस पे होने हैं? मतलब रिडम्पशन वैल्यू 100 ही होगी, पार पे रिडीम होने हैं ना, तो जो फेस वैल्यू होगी वही रिडम्पशन वैल्यू होगी, पार पे रिडीम होने हैं। आफ्टर 6 ईयर, एन कितना है? 6 साल। फ्लोटेशन कॉस्ट इज 8। फ्लोटेशन कॉस्ट है 8, और एक टैक्स लग रहा है जिसका नाम क्या है? डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स। एक नया टैक्स आया जिसका नाम है डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स। कितने परसेंट? 15%। कितने परसेंट?
15%। प्लीज मुझे कॉस्ट निकालनी है इसकी। इसमें एक नया कॉन्सेप्ट आ गया जिसमें आपको देना पड़ रहा है डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स, और ये हर साल देना पड़ेगा जब जब डिविडेंड बांटोगे। हालांकि अब हट जाना चाहिए कॉन्सेप्ट, क्योंकि अब गवर्नमेंट ने डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स लगाने पे मनाही कर दिया है। मतलब पिछले साल ही डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स अबॉलिश हो चुका है कि अब नहीं लगेगा। जब तक डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स लगता था तब तक तो उसके क्वेश्चन दे नहीं रखे थे। अब डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स अबॉलिश हो चुका है तो अब उसके क्वेश्चन आरपी रस्तोगी ने ऐड कर दिया। चलो फिलहाल हमें तो करने से मतलब है, हम करते हैं। अगर होता तो कैसे होता, प्लीज मुझे बताओ। इसके लिए सबसे पहले क्या चाहिए? डिविडेंड। क्या चाहिए? और अब डिविडेंड के साथ डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स भी जाएगा। मतलब हमें जो हर साल ईयरली पेमेंट देनी पड़ेगी ना, वो डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स की भी देनी पड़ेगी। समझ में आ रही ना? इन्होंने कहा यूज बोथ मेथड। दूसरा मेथड क्या भी बात करेंगे, राइट? उसको हम बाद में लेंगे दूसरे मेथड को, पर अभी हम सिर्फ एक ही मेथड पे कॉन्सेंट्रेट कर रहे हैं। डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स क्या होगा? डिविडेंड के साथ जाएगा। यानी कि अगर हम अब एनुअल पेमेंट देखें, एनुअल पेमेंट दो चीजों की करनी पड़ेगी। पहले तो डिविडेंड की करते थे हर साल पेमेंट, किसके करते थे? डिविडेंड की करते थे। अब डिविडेंड के साथ हमें एक चीज और देनी पड़ेगी, डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स। बोलो बात समझ में आ रही है ना भाई? अगर हम शेयर होल्डर को डिविडेंड बांटेंगे, और डिविडेंड कितना बांटेंगे बता सकते हो? डिविडेंड कितना बांटेंगे? 100 का 14%। कितना डिविडेंड बांटेंगे? 14 रुपए। कितना डिविडेंड बांटेंगे? 14। 14 समझ में आया? फेस वैल्यू कितनी थी? 100। फेस वैल्यू कितनी थी? तो अगर हम डिविडेंड देके डिविडेंड कितना बांटेंगे, तो फेस वैल्यू का 14%। फेस वैल्यू है 100 और उसका कितने परसेंट? 14%। तो फेस वैल्यू का 14% हो गया 14 रुपए। अब 14 रुपए तो हम डिविडेंड देंगे, और 14 रुपए का 15% हम डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स देंगे। समझ में आ रही है बात या नहीं आ रही है? तो हमारी जो एनुअल पेमेंट जाएगी ना, ये डिवेंचर होल्डर को जाएगी, मतलब प्रेफरेंस शेयर होल्डर को जाएगी, और उसका टैक्स गवर्नमेंट को जाएगा। तो 14 का 15% जो है वो आ गया हमारा 2.1, और अब इसे 14 में क्या कर दिया? ऐड। यानी हमारी 16 रुपए 10 पेमेंट जाएगी। जहां हमारी एनुअल पेमेंट हमारी कॉस्ट डिविडेंड के रूप में खर्च होती थी, अब साथ में हमारा डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स भी लगने लग गया। समझ में आ रही है? एनुअल पेमेंट हो गई। अब मुझे बताओ इशू प्राइस कैसे कैलकुलेट होगा? इशू प्राइस बताओ। इशू प्राइस चाहिए, डिविडेंड निकल गया डिविडेंड के साथ। यानी कि अगर मैं यहाँ केपी को थोड़ा सा और कर दूं, तो डिविडेंड को लेना है इंक्लूडिंग डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स, अगर है तो। मतलब समझ रहे हो? डिविडेंड तो जा ही रहा है, साथ में डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स भी जा रहा है, वो उस समेत लेना है। मैं समझ में आ गई बात या नहीं आ रही है? उसके बाद मुझे इशू प्राइस निकालना है। मुझे बताओ इशू प्राइस क्या होगा? बताओ। फेस वैल्यू प्लस प्रीमियम ऑन इशू माइनस फ्लोटेशन कॉस्ट। माइनस क्या? डिस्काउंट होता तो माइनस करते, लेकिन डिस्काउंट नहीं है, माइनस सिर्फ क्या करेंगे? फ्लोटेशन कॉस्ट। मुझे सिर्फ इतना बता दो बच्चों, फेस वैल्यू कितनी है? 100 है ना? प्रीमियम ऑन इशू कितना है? 5%। तो यानी कि 100 का 5%। और फ्लोटेशन कॉस्ट कितनी है बताओ? 8 रुपए। तो ये हमारे कितने हो गए? 105 में से 8 क्या कर दिया? माइनस। कितना बचा? 97। अब हमारा पूरा रॉ डाटा तैयार हो गया। किसके लिए बताओ? किसके लिए तैयार हो गया? कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंस शेयर निकालने के लिए। समझे? पूरा रॉ डाटा हमारा क्या हो गया? रेडी हो गया। कैसे रेडी हो गया? प्लीज मुझे बताओ, रिडीमेबल है कि इरिडीमेबल है? रिडीमेबल है, एन गिवन है। तो केपी का फॉर्मूला क्या होगा बताओ? डिविडेंड, लेकिन इंक्लूडिंग डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स, अगर है तो। मैडम क्या ये इंटरेस्ट में भी हो सकता है? नहीं, इंटरेस्ट डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स कभी नहीं लगता। इंटरेस्ट में 1 माइनस टैक्स रेट, इंटरेस्ट के कारण टैक्स की सेविंग होती है, और डिविडेंड पे टैक्स पे किया जाता है। समझ गए? इंटरेस्ट पे टैक्स की सेविंग होती है, और डिविडेंड पे टैक्स गवर्नमेंट एक्स्ट्रा पे करती थी, कंपनियां एक्स्ट्रा पे करती थी। जो अब कंपनियों का पे होना क्या हो गया है? बंद हो गया। अब तो हट जाना चाहिए कॉन्सेप्ट से डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स। डिविडेंड और डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स हो गया इंक्लूडिंग, प्लस रिडम्पशन वैल्यू माइनस इशू प्राइस अपॉन में एन, अपॉन में रिडम्पशन वैल्यू प्लस इशू प्राइस अपॉन में 2। तो मुझे बताओ डिविडेंड कितना है इंक्लूडिंग डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स? 16.10 प्लस रिडम्पशन वैल्यू कितनी निकाली बताओ? मैंने रिडम्पशन वैल्यू कितनी निकाली? दे ही रखी थी, पार पे रिडीम हो रहा है। तो रिडम्पशन वैल्यू कितनी है? 100। इशू प्राइस कितना है? 97। कितने साल के लिए इशू हुआ? 6 साल के लिए। दिख रहा है? प्लस में 100 प्लस में
97 अपॉन में 2, 100 रुपए रिडम्पशन वैल्यू है, इशू प्राइस 97 और अपॉन में क्या कर दिया 2 कर दिया। अगर हम इसको सॉल्व कर देते हैं तो हमारी क्या निकलाएगी केपी निकलाएगी। समझ गए या नहीं समझ गए? कोई डाउट है? अगर डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स देना है तो वो डिविडेंड की पेमेंट में ऐड हो जाएगा, क्योंकि डिविडेंड देना पड़ेगा हमें डिवेंचर शेयर होल्डर को और टैक्स देना पड़ेगा गवर्नमेंट को। हमारी जेब से 2 पैसे चले जाएंगे ना अब हमारे जेब से, डिविडेंड तो जाएगा ही जाएगा, साथ में उस पर टैक्स भी देना पड़ रहा है। समझ में आ रही है बात या नहीं आ रही है? डिविडेंड तो जाएगा ही जाएगा, लेकिन 14 का 15% टैक्स भी देना पड़ रहा है। तो आप चाहो तो यहाँ पे फॉर्मूले को ऐसे लिख सकते हो, डिविडेंड प्लस डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स, ऐसे भी लिख सकते हो, आपकी मर्जी है। समझे या नहीं समझे? ओके, आगे देखिए प्लीज। प्रेफरेंस शेयर की कॉस्ट का अगला क्वेश्चन। आई नो इसमें यूज बोथ मेथड बोल रखा है, एक मेथड अभी इसमें करवाना बाकी है, पर सब कुछ इकट्ठा उठा लूंगी तो ना ये समझ में आएगा ना वो समझ में आएगा। तो पहले एक एक की प्रैक्टिस कर ले, फिर हम दूसरे मेथड की भी प्रैक्टिस करेंगे। वो क्या है? IRR निकाला था ना आपने कैपिटल बस्टिंग में, उससे मिलता जुलता मेथड है, कोई ज्यादा टफ नहीं है। ठीक है, देखो ये IRR लोअर रेट एनपी दिख रहा है, दूसरा मेथड, कोई दिक्कत नहीं है, करेंगे थोड़े दिन में दूसरा मेथड। ये देखिए, अब इसमें देखिए इसका फर्स्ट पार्ट मैं करा चुकी हूँ, इसका सेकंड पार्ट देखिए प्रेफरेंस शेयर का है। अनसोल्ड में 5.1, वो इलस्ट्रेशन 5.1 था, ये अनसोल्ड में 5.1 है। समझे? अब जरा फॉर्मूला याद करने की कोशिश करिएगा, बहुत टाइम हो गया आप लोगों को देख देख के करते। एक कंपनी इशू 10% इरिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर, यानी कि डिविडेंड रेट कितना दे रखा है बताओ? डिविडेंड रेट कितना है? इरिडीमेबल है, और इशू करे हैं कितने में 105, तो इशू प्राइस कितना हो गया 105, और फेस वैल्यू कितनी है 100। बोलो ठीक है, फेस वैल्यू 100 है, पर प्रीमियम कहाँ है इसमें? प्रीमियम है ही नहीं, 10% तो डिविडेंड रेट है, 10% इरिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर है ना। कितने में इशू किया है 105 में, और फेस वैल्यू कितनी है बताओ? रिडीमेबल की इरिडीमेबल? वाई? एन इज नॉट गिवन, एन इज इशू प्राइस गिवन नॉट गिवन? गिवन। तो फॉर्मूला होगा डिविडेंड अपॉन में इशू प्राइस। देखो देखो एक बार, इरिडीमेबल रिडीमेबल, इरिडीमेबल एन इज नॉट गिवन, इशू प्राइस गिवन नॉट गिवन? गिवन। तो फॉर्मूला होगा डिविडेंड अपॉन में इशू प्राइस। समझ में आ रही है ना बच्चों? तो अब आपका केपी का क्या फॉर्मूला ऐड हो जाएगा? केपी का फॉर्मूला हो जाएगा डिविडेंड अपॉन में इशू प्राइस। मानते हो? अब यहाँ पे डिविडेंड क्या होगा? एयर डिविडेंड, डिविडेंड क्या होगा फेस वैल्यू पे निकाला जाएगा, 100 का कितने परसेंट 10%, कितना हो गया 10, तो 10 हो गया डिविडेंड, और इशू प्राइस कितना हो गया 105। आ गई हमारी कॉस्ट। समझ में आ रही है ना बात या नहीं आ रही है? 0.052 यानी कि 9.52%। समझ में आ रही है ना बच्चों? 0.0952 यानी कि 9.52%। कोई डाउट है किसी को? फॉर्मूले लगाने हैं बस आपको, ये सिलेक्ट करना है कि कौन सा लगाना है। अगला क्वेश्चन देखिए, ऑनलाइन वाले बच्चों को एक बात कहना चाहूंगी, चाहूं तो मैं अपने क्वेश्चन भी करा सकती हूँ, लेकिन उसमें फिर मेरी चॉइस हो जाएगी, मैं जो कराना चाहूंगी कराऊंगी और जो नहीं कराना चाहूंगी नहीं कराऊंगी। लेकिन बुक कराते हैं तो टीचर को 100% पूरा सिलेबस कराना पड़ता है, ठीक, इसलिए बुक से करा रही हूँ। ये क्लियर हो गया? कोई और क्वेश्चन हो देखती हूँ खाली प्रेफरेंस शेयर का। थर्ड पार्ट भी था प्रेफरेंस शेयर का? नहीं बेटा, इक्विटी शेयर का है, थर्ड पार्ट इक्विटी शेयर का है, राइट? प्रेफरेंस शेयर का नहीं, ये है 5.2 का ये पार्ट, ये है प्रेफरेंस शेयर का, और बहुत ही माइंड ब्लोइंग पार्ट है ये। इसमें आपको कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा। एक काम करती हूँ, पहले फॉर्मूला लेके आती हूँ ताकि आपको देखने में भी आसानी रहे। ये हमारे फॉर्मूले आ गए, ठीक है, ओके। देखिए सुनिए ध्यान से प्लीज। एक कंपनी रेज प्रेफरेंस शेयर कैपिटल ऑफ ₹1 लाख,
फेस वैल्यू कितनी है 1,00,000, लेकिन ये टोटल में है, टोटल में कैपिटल की, टोटल कैपिटल, इससे हमें कोई मतलब नहीं होता, हमें तो एक की फेस वैल्यू चाहिए। समझ गए नहीं समझ गए? टोटल शेयर कैपिटल 1,00,000 की है, उससे हमें कोई मतलब नहीं। अब तो एक प्रेफरेंस शेयर की जो कॉस्ट निकलेगी ना वो सभी की निकल जाएगी। मतलब टोटल 1,00,000 के शेयर इशू कर रखे हैं, इररिलेवेंट। ऑफ इशू ऑफ 10% प्रेफरेंस शेयर, यानी कि डिविडेंड रेट कितना है 10%, फाइन 10% है, ऑफ 10 ईच, इससे मतलब है, ये फेस वैल्यू से मतलब है। देखो ये फेस वैल्यू है सभी प्रेफरेंस शेयर की, और ये फेस वैल्यू है एक प्रेफरेंस शेयर की। हम एक की कॉस्ट निकालते हैं, वही सभी के लिए लग जाती है। कहते हैं फाइंड आउट द कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंस शेयर व्हेन इट इज इशूड 10% प्रीमियम, 10% किस पे, और 10% डिस्काउंट। अब देखा जाए तो शेयरों को तो डिस्काउंट पे इशू किया ही नहीं जा सकता। 10% प्रीमियम, 10% डिस्काउंट, डिस्काउंट वाला क्वेश्चन ही रिलेवेंट है। पर जब कैलकुलेशन के पर्पज से आते हैं तो वहां लॉ नहीं लगाते, वहां पर जो भी होता है वो कर देते हैं। समझ में आ रही है ना बच्चों? तो 10% प्रीमियम और 10% डिस्काउंट कैसे करेंगे, देखिए सुनिए ध्यान से प्लीज। देखिए सबसे पहले क्या लेंगे बताओ? सबसे पहले हम डिविडेंड लें। डिविडेंड किस पे निकलेगा, फेस वैल्यू पे। फेस वैल्यू कितनी है बताओ 10, और डिविडेंड का रेट 10%, 1 रुपया। फेस वैल्यू 10, 10 का 10% डिविडेंड 1 रुपया। कोई डाउट है किसी को? 10 का 10% 1 रुपया। अब प्रीमियम पे इशू किया तो इशू प्राइस कुछ और होगा, कैसे, फेस वैल्यू प्लस प्रीमियम ऑन इशू, है ना। और अगर डिस्काउंट पे इशू किया तो इशू प्राइस कुछ और होगा, फेस वैल्यू माइनस डिस्काउंट ऑन इशू। मानते हो? मुझे सिर्फ इतना बता दो, फेस वैल्यू 10 है, दिख रही है, और कितने परसेंट प्रीमियम है बताओ? 10%। 10 का 10%, ये रहा ना 10% प्रीमियम। फेस वैल्यू 10 है 11 रुपए में, फेस वैल्यू 10 है और डिस्काउंट भी 10% है, तो 10 का 10% कितना हो गया, 9 रुपए। अब मुझे बताओ कौन सा फॉर्मूला लगेगा, रिडीमेबल या इरिडीमेबल? क्योंकि एन इज नॉट गिवन, है ना। इशू प्राइस गिवन और नॉट गिवन, गिवन। इशू प्राइस इज गिवन। क्या फॉर्मूला होगा केपी का, डिविडेंड अपॉन में इशू प्राइस। हाँ आपको जहां जहां डिविडेंड लिया है ना वहां प्लस कर देना डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स अगर दिया हो तो। एक ही क्वेश्चन में दिया था, हर एक क्वेश्चन में मिलेगा भी नहीं, इसलिए मैंने फॉर्मूला में नहीं लिखा। समझ में आ रही है बात या नहीं आ रही है ना। तो क्या होगा केपी का फॉर्मूला बताओ, डिविडेंड अपॉन में इशू प्राइस। तो मुझे बताओ डिविडेंड कितना है, डिविडेंड आया था हमारा 1 रुपया, आया था डिविडेंड 1 रुपया, और इशू प्राइस कितना है 11। और यहाँ पर भी केपी का फॉर्मूला क्या होगा, डिविडेंड अपॉन में इशू प्राइस। तो मुझे बताओ डिविडेंड कितना आया था 1 रुपया, और इशू प्राइस कितना आया 9, तो ये आ गया 0.0909, और ये आ गया 0.1111। ठीक है ना बच्चों, राइट आंसर याद है मुझे, चिंता मत करो। 9.09% और ये कितना हो गया 11%। समझ गए या नहीं समझ गए? ओके, इतनी बार इन क्वेश्चंस को करा चुकी हूँ कि आंसर्स याद हो चुके हैं, राइट। ठीक है, आगे देखिए प्लीज, नेक्स्ट। एक और है इसका 5.2 का सेकंड पार्ट, फिर हम कॉस्ट ऑफ इक्विटी की तरफ मूव करेंगे। ठीक है, एक कंपनी हैज 10% रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर, खुद ही बोल दिया। डिविडेंड रेट कितना है 10%, और खुद ही बोल दिया रिडीमेबल है। चलो ठीक है, विच आर रिडीमेबल एट द एंड ऑफ 10 ईयर, 10 साल के बाद रिडीम होंगे हैं। एंड कितना है बताओ 10 साल फ्रॉम द डेट ऑफ इशू। अंडर राइटिंग एक्सपेंसिस 2%, ओहो, अंडर राइटिंग एक्सपेंसिस 2% है, यानी कि फ्लोटेशन कॉस्ट। पर इसमें प्रॉब्लम पता ही क्या है, इसमें बोल तो दिया रिडीमेबल है, तो फॉर्मूला किसका लगेगा, रिडीमेबल का। फॉर्मूला किसका लगेगा, और रिडीमेबल का फॉर्मूला क्या है, ये लंबा सा, ये है रिडीमेबल का फॉर्मूला। डिविडेंड रिडम्पशन वैल्यू कुछ भी तो नहीं दिया इसमें, क्या है रिडम्पशन रिडीमेबल का फॉर्मूला, एक बार पढ़ लो। ये रिडीमेबल है, डिविडेंड प्लस रिडम्पशन वैल्यू माइनस आईपी अपॉन में एन, रिडम्पशन वैल्यू प्लस आईपी अपॉन में 2, ये लंबा सा फॉर्मूला है। लेकिन ये लगाएं कैसे
मतलब केपी का जो फॉर्मूला है ना वो है डिविडेंड प्लस रिडम्पशन वैल्यू माइनस आईपी अपॉन में एन आरवी प्लस आईपी अपॉन में 2। कुछ भी तो गिवन नहीं है इसमें से। तो बच्चों अब हमारे पास गिवन नहीं है ना, हमारे पास रास्ता क्या बचा, अजम्पशन मान के करने का, क्योंकि फॉर्मूला तो हम चेंज कर नहीं सकते। समझे कि नहीं समझे? तो सबसे पहले हम लेट करेंगे फेस वैल्यू। आप जो चाहे वो मनवा लो मेरे से, आप इतनी क्लास में बच्चे बैठे हो ना, जो चाहो वो फेस वैल्यू बना मंगवा लो, मैं आंसर आपका सेम निकाल दूंगी जो बुक में दिया हुआ है। 10 ले ले, अगर आपको मेरे पे बिलीव है तो 10 ले ले, कुछ और 25 50 100 150 500 बनवाना चाहते हो तो वो भी ले सकते हैं, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। समझ में आ रही है ना? लेकिन फेस वैल्यू कितनी ले लेते हैं, 10, क्योंकि अगर शेयर की फेस वैल्यू ना दी हो तो 10 लेना ज्यादा अच्छा होता है, और डिवेंचर की ना दी हो तो 100 लेना। वैसे अगर आप कुछ और भी फेस वैल्यू लोगे तो भी आपका आंसर क्या आएगा, सेम ही आएगा। आंसर कैसे चेंज हो सकता है? समझ में आ रही है बात या नहीं आ रही है? फेस वैल्यू आपने 10 ले ली, अगर फेस वैल्यू आपने 10 ले ली तो इशू प्राइस आ जाएगा फेस वैल्यू माइनस फ्लोटेशन कॉस्ट। फेस वैल्यू 10 है और फ्लोटेशन कॉस्ट 10 का 2%। ये रही ना अंडर राइटिंग कमीशन। अंडर राइटिंग कमीशन होती है जो हमारे शेयर बिकवाते हैं उनको जो कमीशन दी जाती है। अंडर राइटिंग कमीशन वो होती है जो हमारे शेयर बिकवाते हैं उनको जो कमीशन दी जाती है। तो कितनी अंडर राइटिंग कमीशन, 2%, तो 9.8 आ गया इशू प्राइस। बोलो ठीक है। क्या डिविडेंड आ जाएगा? हाँ, डिविडेंड फेस वैल्यू पे निकलता है, फेस वैल्यू इंटू में डिविडेंड रेट। मानते हो? तो फेस वैल्यू अगर हमने 10 मान ली और डिविडेंड का रेट कितना दे रखा है 10%, तो 10 का 10% कितना आ गया, 1 आ गया। बोलो ठीक है। क्या रिडम्पशन वैल्यू आ जाएगी? यस। फेस वैल्यू में क्या ऐड करते हैं, प्रीमियम और रिडम्पशन। प्रीमियम रिडम्पशन तो है ही नहीं, तो फेस वैल्यू हमारी 10 है, 10 है ना, प्रीमियम रिडम्पशन है नहीं, तो रिडम्पशन वैल्यू भी कितनी आ गई, 10 आ गई। अब तो हमारा सब कुछ पता लग गया। सबसे पहले हमें क्या चाहिए, डिविडेंड, 1 रुपया। हाँ, डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स होता तो वो इसमें ऐड करते। समझे कि नहीं समझे? डिविडेंड 1 रुपया, पर मिलेगा ही नहीं आपको किसी क्वेश्चन में, वही एक क्वेश्चन स्पेशल था। रिडम्पशन वैल्यू कितनी है, 10। इशू प्राइस कितना है, 9.8। समय कितने साल दिया है बताओ, n, 10 साल। रिडम्पशन वैल्यू कितनी है, 10। इशू प्राइस कितना है, 9.8, और डिवाइडेड बाय 2 आपकी कॉस्ट आ जाएगी। सॉल्व करना तो आता है ना आपको? हाँ जी, ओके। तो कैसे सॉल्व किया जाएगा बच्चों, देखिए। 10 माइनस 9.8 अपॉन में 10, अभी क्या कर दिया, 10 माइनस 9.8 अपॉन में 10, 0.02, 1.02, 1 में 0.02 ऐड कर दिया तो 1.02 है ना, और 10 प्लस में 9.8 अपॉन में 2, पहले इक्वल करना पड़ेगा, 9.9। ठीक है, तो ये आ गया 1.02। सॉल्व तो देखो आपको अपने आप से करना है, क्या क्या आपको तरीका अपनाते हो। 103 यानी कि 10.3%, ये आपकी कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंस शेयर है। जो कॉस्ट ये 10% बोल रहे हैं ना, हम बोल रहे हैं 10.3% एक्चुअली में रियल कॉस्ट। समझ में आ रही है बात या नहीं आ रही है? तो दिस इज ऑल अबाउट द कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स। हाँ जी, ओके। हमने आपको क्या क्या निकालनी सिखा दी बताओ। कॉस्ट ऑफ डिवेंचर, राइट। अगर मैं आपका लेके आऊं तो मैंने आपके दो निकलवाए थे, एक तो कॉस्ट ऑफ डिवेंचर और कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंस शेयर। ये देखो, ये तो मैंने निकालनी सिखाई थी आपको कॉस्ट ऑफ डिवेंचर। ठीक है, इसके फॉर्मूले में तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप चाहो तो स्क्रीनशॉट ले सकते हो, फोटो खींच सकते हो। ठीक है, और एक मैंने आपको निकालनी सिखाई है कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंस शेयर। ये निकालनी सिखाई है हमने कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंस शेयर। ठीक है, कॉस्ट ऑफ डिवेंचर और कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंस शेयर। ठीक है बच्चों, ओके। बस इसमें चाहो तो एक चीज कर दो, डिविडेंड में क्या लिख दो,
इंक्लूडिंग डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स इफ एनी, इंक्लूडिंग डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स। लेकिन वो एक आधे क्वेश्चन में मिलेगा, आज तक पेपर में कभी आया भी नहीं है डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स। ठीक है, ओके। अब तो वैसे ही आने की पॉसिबिलिटी खत्म हो गई, क्योंकि गवर्नमेंट ने डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स का क्या कर दिया, खत्म कर दिया। अगर एग्जामिनर थोड़ा सा लॉजिकल होगा तो डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स आपको नहीं देगा। समझ में आ रही है? कॉस्ट ऑफ डिबेंचर निकालनी सिखा दी, कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंस शेयर निकालनी सिखा दी। अब हम किसकी तरफ बढ़ते हैं, इक्विटी शेयर, कॉस्ट ऑफ इक्विटी, जिसको हम शॉर्ट में डिनोट करेंगे के से। किससे डिनोट करेंगे, के से। समझ में आ रही है ना बच्चों? पहले सिंपल थोड़ा सा फॉर्मूला लिख लेते हैं और फिर उन फॉर्मूले को हम एक्सप्लेन करेंगे। ठीक है ना बच्चों? सुनो, के दो तरीके हैं निकालने के। अगर ग्रोथ रेट क्वेश्चन में गिवन हो, इफ ग्रोथ रेट इज गिवन, ग्रोथ रेट जानते हो फर्म कितने परसेंट ग्रो कर रही है, जी इज गिवन, ठीक है जी। और इफ ग्रोथ रेट इज नॉट गिवन, यानी कि जी इज नॉट गिवन। ठीक है बच्चों, ग्रोथ रेट गिवन होगा और ग्रोथ रेट गिवन नहीं होगा। तो यहाँ पे के का फॉर्मूला है T1 अपॉन में P0 या IP प्लस में G। अगर मैं आपको D1 निकालना सिखा दूं, अगर मैं आपको G निकालना सिखा दूं, और अगर मैं IP निकालना सिखा दूं, तो बात बन जाएगी। P0 तो मार्केट प्राइस होता है, वो तो क्वेश्चन देगा, अगर देगा तो। P0 का मतलब क्या होता है, मार्केट प्राइस। वो तो मैं निकालना भी कैसे सिखा सकती हूँ, मार्केट में कितना प्राइस है वो तो शेयर मार्केट में जाके पता लगेगा। समझ में आ रही है ना? जब आप NSE BSE में जाओगे तब पता लगेगा। तो P0 तो आपको क्वेश्चन देगा। मैं आपको D1 निकालना सिखा दूं, IP निकालना सिखा दूं, G निकालना सिखा दो, तो बात बन जाएगी। और यहाँ पे के का फॉर्मूला होता है EPS अपॉन में P0 या फिर IP। और अगर मैं आपको EPS निकालना सिखा दूं, अर्निंग पर शेयर, तो बात बन जाएगी। समझ गए या नहीं समझ गए? बस आपको ये देखना है जी गिवन है या जी गिवन नहीं है। जैसे वहां पे देखते थे ना, एन गिवन है या एन गिवन नहीं है, यहाँ पे जी देखना है जी गिवन है या नहीं है। मैं अब आपको चार चीजें निकालना सिखाऊंगी, जी, P1, EPS और IP। ये चार चीजें। IP तो आप जानते ही हो, IP निकालने में तो लाओ, IP तो अभी सिखा दूं। IP का फॉर्मूला क्या होता है, फेस वैल्यू प्लस प्रीमियम ऑन इशू, अगर प्रीमियम पे इशू कर रहे हैं तो, है ना, माइनस डिस्काउंट ऑन इशू, अगर डिस्काउंट पे इशू कर रहे हैं। वैसे शेयर को कभी भी डिस्काउंट पे इशू नहीं करते, एक्सेप्ट फॉर फीचर के बाद। अगर आप कॉर्पोरेट अकाउंट पढ़ के आए हो तो कॉर्पोरेट अकाउंट में बताया जाता है कि पहले फॉरफिट कर लो, उसके बाद शेयर को आप किस पर इशू कर सकते हो, डिस्काउंट पे। ओरिजिनली शेयर कभी भी डिस्काउंट पे इशू नहीं होते, पर प्रीमियम है तो प्रीमियम को ऐड कर दो। एग्जामिनर का कोई भरोसा नहीं है, डिस्काउंट पे इशू करवा दे, हम लोगों की बैंड बजा दे। तो प्रीमियम ऑन इशू ऐड कर देंगे, डिस्काउंट ऑन इशू पे क्या कर देंगे, माइनस, और माइनस कर देंगे फ्लोटेशन कॉस्ट। ये फॉर्मूला होगा। समझ गए? ये तो IP तो आपको आता ही है। IP तो सबका सेम निकलता है, डिवेंचर का भी, प्रेफरेंस शेयर का भी और इक्विटी शेयर का भी। उसमें है ही क्या, 100 रुपए में 10 रुपए प्रीमियम पे इशू कर रहे हैं तो ऐड कर दो 10 रुपए, 10 रुपए डिस्काउंट पे इशू कर रहे हैं तो 10 रुपए 100 रुपए में से क्या कर दो, माइनस कर दो। और जो 2-4 रुपए फ्लोटेशन कॉस्ट लग रही है वो भी हम क्या कर देंगे बताओ, माइनस कर देंगे। समझ में आ रही है बात या नहीं आ रही है? कुछ फास्ट तो नहीं पढ़ा रही, क्योंकि पढ़ाते पढ़ाते इतना ज्यादा वो हो गया है मुझे कि मुझे लग गया मेरी स्पीड थोड़ी सी ज्यादा तेज होने लग गई है अब पढ़ाने की। ज्यादा स्पीड में बोल रही हूँ क्या? समझ में आ रहा है ना? नहीं तो मैं स्लो कर देती हूँ। समझ में आ गई बात? सबसे पहले हम निकालना सीखेंगे EPS, कैलकुलेशन ऑफ EPS, अर्निंग पर शेयर। वैसे इसका एक अलग चैप्टर भी अर्निंग पर शेयर निकालना सिखाने का, EPS अर्निंग पर शेयर। इसका एक चैप्टर भी आपके सिलेबस में EBIT EPS एनालिसिस करके, उसमें आपको पूरे चैप्टर में EPS निकलवानी सिखाऊंगी। मतलब आप समझ सकते हो कि उस चैप्टर में जो करना है ना, वो अभी मैं आपको 5 मिनट में सिखा देती हूँ। मतलब 5 मिनट का ही चैप्टर है वो, EBIT EPS एनालिसिस। समझ रहे हो या नहीं समझ रहे हो? तो मैं अभी आपको 5 मिनट में EPS निकालने सिखा दूंगी। सबसे पहले आप सेल करते हो, क्या करते हो? मान लिया आपने 10,000 यूनिट बेची, कितनी यूनिट बेची,
और 1 यूनिट का सेलिंग प्राइस 10 रुपए है, तो सेल कितने की हो गई बताओ? 1 लाख की। 10,000 पेन बेचे आपने और एक पेन 10 रुपए का बिक रहा है, तो सेलिंग प्राइस कितना हो गया? 1 लाख। कितने पेन बेचे और एक पेन की कीमत कितनी है, तो सेलिंग प्राइस कितना हो गया? अब इसमें से आप लेस करोगे वेरिएबल कॉस्ट। आपको पता है वेरिएबल कॉस्ट क्या होती है? जो प्रोडक्शन बढ़ने के साथ बढ़ती है, कम होने के साथ कम होती है। जैसे मटेरियल और लेबर, जितना ज्यादा प्रोडक्शन करोगे उतना ज्यादा मटेरियल लगेगा। पेनों में प्लास्टिक, जितना ज्यादा पेन बनाओगे उतना ज्यादा प्लास्टिक लगेगा, उतनी ज्यादा इंक लगेगी, तो ये कौन सी कॉस्ट हो गई? वेरिएबल कॉस्ट। तो वेरिएबल कॉस्ट मान लिया 4 रुपए है, 10,000 इंटू में 4, तो कितना आ गया? 40। माइनस करने के बाद जो निकल के आता है उसे हम बोलते हैं कंट्रीब्यूशन। ये कितना आ गया? 60। इसके बिना तो कोई चैप्टर भी पूरा नहीं होगा। ये वाली स्ट्रेट लाइन बने बिना तो पूरा चैप्टर ही कोई कंप्लीट नहीं होगा। कैपिटल बजटिंग में भी तो यही किया था। सेल में से वेरिएबल कॉस्ट क्या कर देंगे? माइनस, क्या आ जाएगा? कंट्रीब्यूशन। फिर इसमें से लेस करेंगे फिक्स कॉस्ट। क्या लेस करेंगे? जो प्रोडक्शन कितना भी बढ़ाओ क्या रहता है? सेम। जैसे रेंट और डेप्रिसिएशन। समझो मेरी बात, समझो। मैं कितना भी प्रोडक्शन करूं, मेरा रेंट क्या जाएगा? सेम। एक फैक्ट्री है, रेंट पे ले रखी है, कितने भी पेन बनाऊं मेरा रेंट क्या जाएगा? सेम। और अगर मशीनरी खरीद ली तो चाहे यूज करूं या ना करूं, डेप्रिशिएट तो होगी, वैल्यू तो उसकी कम होगी होगी। यहाँ पर डेप्रिसिएशन फिक्स कॉस्ट मानी जाती है, और कॉस्ट आपका एक सब्जेक्ट होता है, उसमें डेप्रिसिएशन वेरिएबल कॉस्ट मानी जाती है। सब्जेक्ट चेंज, कॉन्सेप्ट चेंज। तो रेंट माइनस करेंगे और डेप्रिसिएशन माइनस करेंगे, तो ये जो निकल के आता है ये कहलाता है EBIT, अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड अर्निंग बिफोर। और अब हम इसमें से माइनस कर देंगे इंटरेस्ट। इंटरेस्ट कैलकुलेट होता है लोन पे। मान लिया इसमें से लेस करो, फिक्स कॉस्ट 20,000 है। कितनी है फिक्स कॉस्ट? ये कंट्रीब्यूशन आया, तो अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स कितनी आ गई? 40। 20,000 रेंट जाता है, ठीक है। फिर इसमें से माइनस करेंगे इंटरेस्ट। इंटरेस्ट निकालते हैं डिबेंचर पे। किस पे निकालते हैं? मान लिया हमारे 1 लाख के डिबेंचर थे, 10%, तो इंटरेस्ट हमारा जा रहा था 10,000। हाँ जी, ठीक है। तो जो निकल के आएगी वो निकल के आएगी EBT। क्या निकल के आएगी? अर्निंग बिफोर टैक्स। दिस इज अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स, and this is earning before tax, EBIT। EBT बोलो, ठीक है। अब इसमें से हम लेस करेंगे टैक्स। क्या लेस करेंगे? टैक्स निकलेगा परसेंटेज ऑन EBT पे। परसेंटेज ऑन, मान लिया टैक्स का रेट 50% है, EBT 40 में से 10 गया, 30 निकल के आई, 30 निकल के आई, और टैक्स का रेट 50% है, तो 30,000 का 50% इस 30 पे निकाला जाएगा। कितना? 15,000। बोलो, ठीक है। अब जो निकल के आएगा इट विल बी कॉल्ड EAT। क्या कहलाएगा? अर्निंग आफ्टर टैक्स। अर्निंग आफ्टर टैक्स, EAT। समझ गए? क्या माइनस करेंगे बताओ? ये सारी इंफॉर्मेशन कौन देगा बताओ? ये EAT कितनी निकल गई? 15,000। सेल ली, 10,000 पेन बेचे, 10 के, 1 लाख के। 10,000 पेनों पे कॉस्ट कितनी लगी? 4, 40,000। तो ये क्या निकल के आया? कंट्रीब्यूशन। फिर इसमें से हमने क्या लेस कर दी? फिक्स कॉस्ट। तो जो निकल के आई, क्या निकल के आई? EBIT। क्या निकल के आई? फिर हम इसमें से क्या माइनस कर दिया? इंटरेस्ट, जो कि डिबेंचर थे आपके 1 लाख के, 1 लाख का 10% ब्याज गया 10,000। ये अजम्पशन ले रखी है मैंने सारी इमेजनरी फिगर। तो ये क्या निकल के आई? EBT। बोलो, ठीक है। फिर हमने इसमें से क्या लेस कर दिया? टैक्स। 30,000 का 50% टैक्स का रेट है, ये भी मैंने मान के चला है 50% टैक्स का रेट है, तो 15,000। तो ये क्या आ गया बताओ? EAT आ गया। अब हम इसमें से माइनस करेंगे प्रेफरेंस का डिविडेंड। प्रेफरेंस शेयर होल्डर को भी डिविडेंड देंगे ना, लेस प्रेफरेंस डिविडेंड। क्या लेस करेंगे? प्रेफरेंस डिविडेंड।
मान लिया प्रेफरेंस शेयर होल्डर 50,000 के हैं और डिविडेंड का रेट 10% है, तो प्रेफरेंस डिविडेंड कितना चला गया? 5,000। कितना चला गया? 5,000। तो प्रेफरेंस डिविडेंड ये निकाला जाता है परसेंटेज ऑन प्रेफरेंस शेयर कैपिटल। प्रेफरेंस शेयर कैपिटल। तो ये जो बचा वो अर्निंग टू इक्विटी, मतलब इक्विटी शेयर होल्डर के लिए बच गया। समझो मेरी बात, समझो बच्चों, ध्यान से सुनो। इक्विटी शेयर होल्डर के लिए क्यों बच गया? अर्निंग टू इक्विटी इक्विटी शेयर होल्डर के लिए क्यों बच गया? देखो, किसी भी कंपनी में 4-5 लोगों को पैसा चाहिए होता है। डिबेंचर होल्डर को चाहिए होता है, उनको क्या मिल गया? इंटरेस्ट मिल गया ना, इंटरेस्ट। गवर्नमेंट को चाहिए होता है, गवर्नमेंट को क्या मिल गया? टैक्स। प्रेफरेंस शेयर होल्डर को चाहिए होता है, प्रेफरेंस शेयर होल्डर को क्या मिल गया? डिविडेंड। तो अब जो बचेगा वो इक्विटी शेयर होल्डर के लिए तो बचेगा। भाई समझ गए या नहीं समझ गए? भाई डिबेंचर होल्डर को इंटरेस्ट दे दिया, गवर्नमेंट को टैक्स दे दिया, और प्रेफरेंस शेयर होल्डर को उनका डिविडेंड दे दिया। तो जो बच गया वो किसके लिए बच गया? इक्विटी शेयर होल्डर के लिए। सबसे पहले हमने क्या लिया? हमारी बिक्री, माल कितना बिका। फिर उसमें हमने 2 टाइप की कॉस्ट माइनस कर दी, जो हमारी वेरिएबल कॉस्ट थी और हमारी जो फिक्स कॉस्ट थी। वेरिएबल कॉस्ट माइनस करने के बाद कॉन्ट्रीब्यूशन आया, और फिक्स कॉस्ट माइनस करने के बाद ईबीआईटी आया। फिर पहले डिबेंचर होल्डर को इंटरेस्ट दिया, फिर गवर्नमेंट को टैक्स दिया, फिर प्रेफरेंस शेयर होल्डर को उनका डिविडेंड दिया। तो जो बच गया वो किसके लिए बच गया? इक्विटी शेयर के लिए। अब हमें देखना है कि इक्विटी शेयर होल्डर कितना कमा रहा है, सॉरी इक्विटी शेयर होल्डर कितना कमा रहा है। तो देखो कितना कमा रहा है। कैसे निकलेगी ईपीएस, कोई बच्चा बता सकता है? अर्निंग टू इक्विटी को आप डिवाइड कर दोगे नंबर ऑफ इक्विटी शेयर से। अर्निंग टू इक्विटी का मतलब, अर्निंग टू इक्विटी का मतलब प्रॉफिट आफ्टर इंटरेस्ट, टैक्स एंड प्रेफरेंस डिविडेंड। इंटरेस्ट, टैक्स और प्रेफरेंस डिविडेंड माइनस करने के बाद प्रॉफिट। तो सिंपल सी बात है, अगर हम ईपीएस निकालें तो मान लिया हमारी अर्निंग टू इक्विटी 10,000 है और हमारे पास शेयर है 10,000, तो एक शेयर होल्डर ने कितना कमाया? 1 रुपया। कितना कमाया? 1 रुपया। इसी को हम क्या बोलते हैं? ईपीएस, कि एक शेयर होल्डर को कितनी कमाई मिल रही है। और जो एक शेयर होल्डर को कमाई मिल रही है वो हमारी कॉस्ट है, इसलिए तो हम ईपीएस लेते हैं ऊपर। भाई हम शेयर होल्डर को दे रहे हैं ना, तो जो शेयर होल्डर को हम दे रहे हैं वो हमारी कॉस्ट है। हमें 1 रुपया कोर्स खर्च करनी पड़ रही है और शेयर होल्डर से हम 10 रुपए ले रहे हैं, तो इसका मतलब हमारी कॉस्ट कितनी हो गई? 10% हो गई। जो हमें शेयर होल्डर को देना पड़ रहा है वो हमारी कॉस्ट है, और जो हम ले रहे हैं वो इशू प्राइस है, तो हमारी कॉस्ट आ गई ना इससे। तो इसलिए इसका फॉर्मूला क्या है? ईपीएस अपॉन में इशू प्राइस। क्लियर हो गई ना मेरी बात? तो ये आपका जो है ये वाला फॉर्मूला मैंने पूरा एक्सप्लेन कर दिया, ईपीएस अपॉन में इशू प्राइस। ठीक है ना? अब आपका जो है बाकी के फॉर्मूले ये वाला एक्सप्लेन करना रह गया है। ठीक है बच्चों, कोई डाउट है किसी को? प्लीज बताइए, कोई डाउट है? ठीक है, थैंक यू।